हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्व इतिहास के अंतर्गत रूस की क्रांति के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रूस की क्रांति ये कब घटित हुई थी? 1917 में घटित हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कारण जानेंगे। उसके बाद 1905 में भी एक क्रांति हुई थी जिसे सवेरा पूर्व क्रांति कहते थे, तो इसके बारे में जानेंगे। क्रांति के चरण दो हुए थे, एक फरवरी 1917 में हुआ था और एक अक्टूबर 1917 में हुआ था। इसके बारे में पूरा जानेंगे। परिणाम जानेंगे, परिणाम क्या हुए और लेनिन की क्या नीतियाँ थी, उसने किस तरह से रूस का विकास किया, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें जस्ट रीडिंग करूँगा। रीडिंग करने से क्या होगा कि आपको अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पूरा आपको डिटेल एनालिसिस हो जाएगा। अगर मैं आपको अलग से समझाऊंगा तो आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा। इसलिए मैं आपको इसी के तहत बताते जाऊंगा और जस्ट सिंपल रीडिंग करूंगा। आप इसको एक बार सुनेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या क्या थे? सबसे पहले निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र, स्वेच्छाचारी शासन, सामाजिक आर्थिक विषमता, किसानों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की स्थिति, समाजवादी विचारधारा, बौद्धिकों की भूमिका। ठीक है, तो अब हम पहला कारण जानेंगे, निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन। रूस में निरंकुश राजतंत्र था जो देवी सिद्धांत पर आधारित था, जहाँ राजा की इच्छा ही कानून थी। यह शासन वंशानुगत कुलीन सामंत वर्ग के माध्यम से चलाया जा रहा था। इन कुलीनों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था और ये कुलीन जनता का शोषण कर रहे थे। इस तरह नौकरशाही भी वंशानुगत और भ्रष्ट थी। जार निकोलस सेकेंड के समय यह निरंकुशता और बढ़ गई, फलता जन असंतोष उग्र हुआ। नेक्स्ट हमारा कारण आता है सामाजिक आर्थिक विषमता। रूस में फ्रांसीसी समाज के समान ही विशेषाधिकार वर्ग पादरी और कुलीन जो थे तथा अधिकारविहीन वर्ग किसान मजदूर जनसाधारण में समाज विभाजित था। इस तरह समाज में शोषक शोषित संबंध मौजूद थे। इस शोषित वर्ग ने सामाजिक आर्थिक विषमता के विरुद्ध क्रांति की। किसानों की दशा। रूस में सर्वाधिक संख्या किसानों की थी, किंतु वे अत्यंत दयनीय दशा में थे। किसान प्रायः भूमिहीन था और भूमि पर जमींदारों और कुलीनों का नियंत्रण था। वस्तुतः रूस की 66% के लगभग भागों पर इनका नियंत्रण था। तो दूसरी तरफ चर्च के अधीन 13% भूमि थी। फलतः कुलीन एवं पादरी शोषण कर रहे थे। 1861 में दास प्रथा समाप्त हुई, किंतु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी दास प्रथा मौजूद थी। रूसी किसान दासता की स्थिति में था, अतः किसानों में असंतोष व्याप्त था। नेक्स्ट आता है श्रमिकों की दशा। रूस में औद्योगिकीकरण देर से हुआ और सीमित रहा। इस औद्योगिक विकास के लिए पूंजी भी प्रायः विदेश से आई, अतः विदेशी पूंजीपतियों ने केवल मुनाफे पर ध्यान दिया। इससे श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ। वस्तुतः श्रमिकों के कार्य के घंटे निर्धारित नहीं थे, उन्हें न्यूनतम सेवाएं और अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस तरह श्रमिक असंतोष मौजूद था। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने इन्हें संगठित क्रांति के लिए तैयार किया। समाजवादी विचारधारा का प्रसार। रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। इसी क्रम में विभिन्न दल अस्तित्व में आए। समाजवादी क्रांतिकारी दल ने किसानों के हितों के मुद्दों को उठाकर भूमि समस्या के समाधान की बात कर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। तो दूसरी तरफ समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने मजदूरों के हितों की बात कर अपना प्रचार किया। इससे समाजवादी विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ी। इतना ही नहीं, समाजवादी विचारधारा धर्म और नस्ल को महत्व नहीं देती। अतः जब जार निकोलस ने रूसीकरण की नीति पर बल दिया, अर्थात केवल रूसी जाति पर बल दिया, तो गैर रूसी जातियां भी समाजवादी विचारधारा के पक्ष में आ गई और शासन परिवर्तन पर बल देने लगी। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल दो भागों में था। एक बोल्शेविक जो मार्क्स के सिद्धांत एवं साधनों को पर पूर्णतः विश्वास रखता था। ये वर्ग
संघर्ष और हिंसक क्रांति के माध्यम से सर्वहारा का शासन स्थापित करने की बात करता था। लेनिन एक बोल्शेविक था। दूसरा दल मेनसेविक था, जो क्रमिक सुधारों का पक्षधर था और संवैधानिक तरीकों से शासन में सुधार पर बल देता था। इसका प्रमुख सदस्य केरेंस्की था। नेक्स्ट आता है हमारा बौद्धिकों की भूमिका। रूस में विभिन्न लेखक और विचारकों ने रूसी जनता को जागरूक बनाया। वस्तुतः गोर्की, तुर्गनेव, टॉलस्टॉय जैसे लेखकों ने रूसी जनता को प्रेरित किया। गोर्की ने द मदर नामक पुस्तक रचकर लोगों में राष्ट्रीयता भरी, तो दूसरी तरफ टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस की रचना कर रूसियों में गौरव की भावना जागृत की। रूस जापान युद्ध जो 1905 में हुआ, इसे सवेरा पूर्व क्रांति भी कहते हैं। जापान ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार में चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर हमला किया। इसी क्रम में वहां रूसी सैनिकों के साथ उनका संघर्ष हुआ, जिसमें रूस की पराजय हुई। इस पराजय से राजतंत्र की कमजोरी उजागर हुई और आर्थिक सामाजिक विषमता से असंतुष्ट जनता जारशाही के विरुद्ध हुई। इसी क्रम में रूस की आर्थिक, सामाजिक और सैनिक कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन ड्यूमा की मांग की और इसी क्रम में 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक शांति जुलूस निकाला गया, किंतु जार ने इनका दमन कर दिया। इस दिन रविवार था, अतः यह घटना खूनी रविवार के नाम से भी जानी जाती है। जार के इस कार्य से असंतोष बढ़ा और अंततः रूसी शासक को जनता के सामने झुकना पड़ा और ड्यूमा का गठन हुआ। यहाँ तक क्या हो गया, ड्यूमा का गठन होने लगा। ड्यूमा का गठन नागरिक अधिकारों की स्वीकृति था तथा निरंकुश राजतंत्र के पतन की शुरुआत को सूचित करता था। वस्तुतः ड्यूमा का गठन तो हुआ, किंतु इसका अस्तित्व जार की इच्छा पर था। जार ने इसे बार बार भंग करके इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। इसलिए 1905 की घटना को वास्तविक क्रांति का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसे सफलता का एक पड़ाव कहा जा सकता है। लेनिन ने 1905 में हुए इस परिवर्तन के महत्व को निरूपित करते हुए कहा कि 1905 के सवेरा पूर्व अभ्यास के बिना अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता संभव नहीं थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, 1905 में रूस में वास्तविक क्रांति हुई थी, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये कथन जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है उसी के संबंध में पूरा है। इसका मैंने रील्स बनाकर भी डाल दिया है, आप रील्स के माध्यम से इसको आंसर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट अब आता है हमारा तात्कालिक कारण क्या था। एक क्वेश्चन ये भी है कि 1905 के सवेरा पूर्व अभ्यास के बिना अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति संभव नहीं थी, कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इस पे भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कारण रहेगा तात्कालिक कारण। रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध जनित कठिनाइयाँ 1917 की रूसी क्रांति को संभव बनाया। वस्तुतः रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी की और मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। इस युद्ध में शामिल होने के कारण रूस की आर्थिक दशा और कमजोर हुई। वस्तुतः बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई, किंतु सैनिकों को पर्याप्त युद्ध सामग्री उपलब्ध नहीं कराई, इसलिए उनमें असंतोष व्याप्त था। तो दूसरी तरफ युद्ध में रूस की पराजय भी होने लगी, अतः जन असंतोष और बढ़ा। इतना ही नहीं, कार्यशील जनसंख्या के युद्ध में शामिल होने से कृषि उत्पादन और व्यापार में गिरावट आई। साथ ही 1916-17 में रूस में अकाल पड़ा, अतः खाद्यान्न संकट बढ़ा। यातायात परिवहन के साधन युद्ध में प्रयुक्त होने के कारण वस्तुओं की आवाजाही बाधित हुई और मूल्य में वृद्धि हुई, अतः जन कठिनाइयाँ बढ़ी। तात्कालिक निरंकुश राजतंत्र इन कठिनाइयों को दूर करने में विफल रहा। इस तरह क्रांति का तात्कालिक कारण तो आर्थिक विस्फोट का था, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण घटित हुआ। अब क्रांति के चरण जानेंगे। तो फरवरी 1917 की क्रांति की शुरुआत रूसी जनता द्वारा रोटी की मांग को लेकर हुई। दरअसल सामाजिक आर्थिक विषमता एवं प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों ने जन असंतोष को और उग्र कर दिया। इसी क्रम में पेट्रोगोड की सड़कों पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया, कारखानों में हड़ताल की तथा पीड़ित जनता ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जार ने दमन हेतु सैनिकों को आदेश दिया, किंतु वे प्रदर्शनकारियों से मिल गए और मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर एक क्रांतिकारी सोवियत का गठन किया। इस सोवियत ने ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इसी के साथ जार
ने सिंहासन त्याग दिया और रूस से सदा के लिए राजतंत्र का अंत हुआ। इस राजतंत्र की समाप्ति के पश्चात सरकार का नेतृत्व केरेंस्की के हाथों में आया, जो मध्यम वर्गीय स्वरूप से युक्त था। इस सरकार ने उद्योगपति, कुलीन, भूस्वामी और उच्च नौकरशाही वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सरकार ने फर्स्ट विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी बनाए रखने तथा निजी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने और संवैधानिक तरीके से क्रमिक सुधार की बात की। इन कार्यों से ऐसा लगा कि रूस में पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्रों की तरह प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हो रही है, जबकि क्रांति का श्रेय तो किसान और मजदूरों को था और वे उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण चाहते थे। अतः बोल्शेविकों के नेतृत्व में सरकार का विरोध शुरू हुआ। अब आता है हमारा वास्तविक जो हुआ था अक्टूबर 1917 की क्रांति। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने केरेंस्की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सत्ता किसानों और मजदूरों को सौंपने की मांग की। लेनिन ने उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने तथा विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त करने की बात कर जन समर्थन हासिल किया। इसी क्रम में बोल्शेविकों ने शासकीय भवन, बिजली घर और रेलवे स्टेशन, संचार केंद्रों आदि पर अधिकार किया। अंततः केरेंस्की की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और लेनिन के नेतृत्व में जन कोमिसार का गठन हुआ, जिसका सभापति लेनिन और युद्ध मंत्री टाटस्की था। अब रूसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? राजनीतिक परिणाम: रूस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई और सर्वहारा का शासन स्थापित हुआ। लेनिन ने जर्मनी के साथ बेस्ट लिटोवस्क की संधि कर प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग किया। रूस के नेतृत्व में पूंजीवादी अवधारणा का विरोध शुरू हुआ और उसने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इसी क्रम में रूस को औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति का अग्रदूत माना जाता है। अब आता है आर्थिक परिणाम: रूस में उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ। रूस का वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुआ। वस्तुतः साम्यवादी विचारधारा से युक्त होने के कारण रूस को पूंजीवादी राष्ट्रों का सहयोग मिलने की संभावना नहीं थी। अतः आर्थिक औद्योगिक विकास के लिए उसे स्वयं ही प्रयत्न करना था, इसलिए वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। रूस में नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं, के माध्यम से विकास की नीति अपनाई गई। फलतः रूस 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी से बच सका। सामाजिक परिणाम क्या हुए? रूस में निजी संपत्ति की अवधारणा समाप्त हुई, साथ ही धार्मिक संरचनाओं का अंत किया गया। इस तरह कुलीन वर्ग और धार्मिक वर्ग की समाप्ति हुई, अर्थात विशेषाधिकार वर्ग के रूप में सामंत, कुलीन और पादरी वर्ग की समाप्ति हुई। इसी तरह वर्ग भेद समाप्त हुआ और एक वर्गविहीन समतामूलक समाज की स्थापना हुई। शिक्षा का प्रसार करना और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देना राज्य का कर्तव्य बना। इसी क्रम में 16 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। फलतः रूस में साक्षरता में वृद्धि हुई। रूस में भेदभाव और असमानता की समाप्ति हुई। इसी क्रम में लैंगिक भेद समाप्त हुआ और महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। वैश्विक प्रभाव क्या हुआ? रूस में हुई यह क्रांति प्रथम सफल समाजवादी क्रांति थी। अतः इस क्रांति ने विश्व के विभिन्न देशों के सर्वहारा में आशा का संचार किया और अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्हें संघर्ष हेतु प्रेरित किया। अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों के गठन को प्रोत्साहन मिला। रूस की सर्वहारा क्रांति की सफलता से श्रमिकों का महत्व बढ़ा। अब उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया। इसी क्रम में मजदूर दल बने और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का निर्माण हुआ। विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को लोकप्रियता मिली। उपनिवेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा मिली। विश्व में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच वैचारिक टकराहट बढ़ी। इसी क्रम में शीत युद्ध का विकास हुआ। वस्तुतः अमेरिका और सोवियत संघ के तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। वामपंथ समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, ये इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे समाजवादी विचारधारा क्या है और कैसे इसका प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे आरंभिक समाजवादी या काल्पनिक समाजवादी व्यवस्था क्या है। इसमें सेंट साइमन, चार्ल्स क्यूरियन, रॉबर्ट ओवेन वगैरह थे। ठीक है, और मार्क्स की क्या थी? वैचारिक समाजवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या आता है, समाज का विकास निम्नलिखित क्रम में हो। सबसे पहले आदिम समाज, फिर दास समाज, फिर सामंती समाज, पूंजीवादी समाज और फिर समाजवादी समाज। तो इस तरह से इनका विकास इसमें बताया गया है। ठीक है। और साम्यवाद क्या होता है, साम्यवाद समाजवाद का एक आदर्श रूप होता है जिसे वास्तविक रूप में प्राप्त करना संभव नहीं होता है। जैसे एक आदर्श ईंधन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वैसे ही साम्यवाद को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। समाजवाद का अगला व विकसित चरण वर्गविहीन समाज, राज्यविहीन समाज, धर्म मनुष्य की चेतना से लुप्त होते हैं। ठीक है। तो ये आता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसने दिया है, ये हीगेल ने दिया है। हीगेल ने दिया है, विचारों की टकरावट की स्थितियों का निर्माण होता है। मार्क्स ने हीगेल के चिंतन से द्वंद्वात्मक सिद्धांत तो लिए, किंतु उसने भौतिक स्थितियों को केंद्र में रखा और कहा कि भौतिक स्थितियों से विचार बनते बदलते हैं। एक समान भौतिक स्थितियों वाले के विचार भी एक समान होते हैं। ठीक है। तो ये पूरा इसी के अंतर्गत समझाया गया है। ठीक है। और ये भी एक पता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि धर्म अफीम के समान होता है, इसमें बताया, क्योंकि धर्म जो आस्था का विषय है ये अफीम के समान बताया गया है। मार्क्स ने बोला है तर्क विवेक से शून्य होता है, अचेतन होता है। ठीक है। धर्म अफीम है, धर्म एक अफीम है। ठीक है। ये मार्क्स ने कहा है। ठीक है। अब हम जानेंगे लेनिन के बारे में। लेनिन की क्या विचारधारा थी, इसने क्या कार्य किया, युद्धरत साम्यवाद की नीति इसने कैसे अपनाई जिसमें नई आर्थिक नीति थी, और स्टालिन के बारे में भी जानेंगे जो लेनिन के बाद आया था। तो लेनिन की विचारधारा, सबसे पहले सर्वहारा चेतना के प्रति मार्क्स ने कहा कि संपूर्ण सर्वहारा के अंदर जब चेतना का संचार होगा तभी वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करेगा। जबकि लेनिन का विचार था कि संपूर्ण सर्वहारा को चेतनामय होने में समय लगेगा, इसलिए अधिक सचेत सर्वहारा क्रांति का नेतृत्व करे और इसके लिए साम्यवादी दल का निर्माण हो। विचारधारा के प्रति दृष्टिकोण, मार्क्स ने कहा कि विचारधारा मिथ्या चेतना या भ्रम पैदा करती है। इसका निर्माण समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। वस्तुतः इसी विचारधारा का निर्माण करने वाला समाज का विशिष्ट वर्ग होता है और वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत करता है कि जन साधारण इसे सच मान लेता है और इस विचारधारा के माध्यम से जन सामान्य का शोषण होता रहता है। लेनिन का मानना है कि साम्यवादी शासन की स्थापना के लिए सर्वहारा को एक विचारधारा की जरूरत है, अतः मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के माध्यम से सर्वहारा को चेतनामय किया जा सकता है। विश्व क्रांति के संदर्भ में क्या था, मार्क्स एवं लेनिन दोनों ने विश्व में समाजवादी क्रांति की बात कही। लेनिन ने कहा कि रूसी सर्वहारा को विश्व सर्वहारा का सहयोग करना चाहिए और समाजवादी क्रांति का एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। पूंजीवाद के संदर्भ में क्या था, मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण चरम पर होने की बात कर उसे समाप्त करने पर बल दिया। इसी तरह लेनिन ने भी पूंजीवादी और साम्राज्यवाद को समाप्त करने की बात कही। किसानों के संदर्भ में क्या था, लेनिन ने किसानों को साथ लेकर सर्वहारा क्रांति की बात कही। इसके अनुसार क्रांति के दौरान उच्च और निम्न किसानों में भूस्वामित्व को लेकर टकराहट बढ़ जाएगी और फिर भूमिहीन किसान औद्योगिक श्रमिकों का सहयोग कर क्रांति को पूरा करेंगे। इस तरह लेनिन ने रूसी परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद की व्याख्या कर रूस में समाजवादी क्रांति को सफल बनाया। इस दृष्टि से वो रूसी समाजवाद के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं लेनिन। अब लेनिन के समक्ष क्या क्या समस्याएं थी, प्रथम विश्व युद्ध की समस्या, गृह युद्ध की समस्या, ऋण की समस्या और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या। तो इसने क्या चलाई, नई आर्थिक नीति चलाई रूस में, जो राज्य के नियंत्रण और निजी संपत्ति दोनों की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है। अब लेनिन के कार्य या समाधान क्या थे, लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध की समस्या का समाधान करने के लिए जर्मनी के साथ बेस्ट लिटोवस्क की संधि की। इसके तहत रूस को अपने कुछ क्षेत्र होने पड़े। इसी क्रम में उसे यूक्रेन एवं पोलैंड से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। इस तरह ये संधि रूस के लिए अपमानजनक थी, किंतु रूस की आंतरिक दशा में सुधार के लिए समयानुकूल थी, क्योंकि अब सोवियत संघ को विकास के मार्ग पर अपना अभियान केंद्रित कर सकता था और युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए कर सकता था। रूस में गृह युद्ध चल रहा था। वस्तुतः विश्व युद्ध से अलग होने के पश्चात पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्र
रूस के विरुद्ध हो गए। अतः पूंजीवादी मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रूसी राजतंत्र समर्थकों, कुलीनों और पूंजीपतियों के समर्थन में खड़ी हुई और साम्यवादियों के विरुद्ध अभियान किया। लेनिन ने गृह युद्ध का समाधान करने के क्रम में चेका नामक एक गुप्त पुलिस दल का निर्माण कर विरोधियों का निर्मम दमन किया और साम्यवादी लाल सेना ने विरोधियों को पराजित कर गृह युद्ध की समाप्ति की। लेनिन ने ऋण की समस्या से निपटने के लिए ऋणों को लौटाने से मना कर दिया और ऋण समाप्ति की घोषणा की। सामाजिक सुधार करते हुए उसने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए, चर्च की संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, साथ ही आर्थिक सामाजिक विकास के लिए ऊर्जाकरण पर बल दिया। इसी क्रम में उसने ऊर्जाकरण ही समाजवाद का नारा दिया। युद्धरत साम्यवाद की नीति जो 1918 से 21 चलाई थी, ये क्या थी? रूस गृह युद्ध के दौरान जो लेनिन ने रूस गृह युद्ध के दौरान जो नीतियां बनाई उसे युद्धरत साम्यवाद की नीति कहा गया है। वस्तुतः लेनिन ने जमींदारों और भूस्वामियों से भूमि छीनकर राज्य के नियंत्रण में लाया। किसानों से जबरन अनाज वसूली की गई, उन्हें केवल उपभोग के लिए खाद्यान्न रखने की अनुमति दी गई। इस तरह श्रमिकों को कल कारखानों, रेलवे और अन्य आवश्यक सेवाओं को चालू रखने हेतु अनिवार्य श्रम के लिए बाध्य किया गया। इसी तरह कारखानों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर निजी व्यापार बंद कर दिया गया। लोगों को वेतन वस्तुओं के रूप में दिया गया। फलतः बैंकिंग व्यवस्था अवरुद्ध हुई। इस तरह युद्धरत साम्यवाद की नीति एक असाधारण नीति थी जिससे रूस की जनता को अत्यधिक कष्ट हुआ। वस्तुतः किसानों से जबरन अनाज वसूली करते हुए सरकार ने जब उनका दमन किया तब किसानों ने इसका विरोध करते हुए उत्पादन कम कर दिया और खाद्यान्न को नष्ट करने लगे। ऐसे में व्यापार बाधित हुआ और वस्तु का अभाव होने लगा। अतः लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद नीति को समाप्त करते हुए नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अब हम जानेंगे नई आर्थिक नीति क्या थी। इस नीति के तहत लेनिन ने भूमि पर किसानों को स्वामित्व माना। किसानों से जबरन अनाज वसूली बंद कर दी गई और उन्हें सरकार को कर देने के पश्चात अपने अतिरिक्त अनाज को खुले बाजार में बेचने को कहा। किसानों को कार्य हेतु वेतनभोगी श्रमिकों को रखने की अनुमति दी गई। इस तरह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ सीमित संख्या वाले मजदूरों के कारखानों को निजी हाथों में दे दिया गया। इस तरह निजी उद्योग और व्यापार की अनुमति मिली। विदेशी कंपनियों से समझौता कर उन्हें रूस में कार्य करने की अनुमति दी गई। इस तरह रूस में निजी संपत्ति की अवधारणा स्वीकार की गई। अब इसकी हम समीक्षा क्या कर सकते हैं? इस तरह लेनिन ने नई आर्थिक नीति के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की जिसमें पूंजीवादी तत्वों को अपनाया गया। इस संदर्भ में लेनिन की आलोचना की गई और कहा गया है कि उसने पूंजीवाद के आगे बोल्शेविकों का आत्मसमर्पण करा दिया। किंतु लेनिन एक समाजवादी था। उसने रूस में साम्यवाद को मजबूत बनाने के लिए नई आर्थिक नीति लागू की। निजी संपत्ति और व्यापार जैसे पूंजीवादी प्रणाली के कुछ तत्व मौजूद थे। ये एक अल्पकालिक व्यवस्था थी और लेनिन ने भी इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना भी एक रणनीति है। लेनिन की यह रणनीति सफल रही क्योंकि एक ही वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन युद्ध पूर्व स्थिति में आ गया। दैनिक उपभोग की वस्तुएं लोगों तक आसानी से पहुंचने लगी। फलतः जन असंतोष कम हुआ और एक साम्यवादी शासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। अब निष्कर्ष क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि लेनिन की नई आर्थिक नीति रूस में साम्यवाद को मजबूत बनाने के लिए उसके द्वारा उत्पन्न किया गया एक रणनीतिक कदम था। जैसा कि 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए पूंजीवाद को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम अपनाया जिसमें आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप मौजूद था, अर्थात समाजवाद के तत्व शामिल थे। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि जो लेनिन ने नीति अपनाई थी उसमें पूंजीवाद के कुछ तत्व थे। तो सेम टू सेम राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, जब अमेरिका भी एक पूंजीवादी देश है, वहाँ भी राज्य नियंत्रण में कुछ चीज़ें लाया था, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, न्यू डील पॉलिसी में। तो ये बात यहाँ पे ये कही गई है। अब एक प्रश्न आता है, लेनिन की नई आर्थिक नीति पूंजीवाद के समीप बोल्शेविकों का समर्थन था, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो ये अभी पूरा डिस्कस किया है। मैं आपको वापस बताऊंगा तो आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। आप इसको रील्स के माध्यम से आंसर मेरा देख सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट कौन है? स्टालिन भी रूस का काफ़ी एक महत्वपूर्ण नेता थे, तो इनके बारे में हम जानेंगे। स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा बुलंद किया। इस क्रम में उसका टाटस्की से विवाद हुआ। स्टालिन ने कहा कि हम रूस में समाजवाद को शक्तिशाली बनाने पर बल देंगे
उसका ये चिंतन मार्क्स के विचारों से विपरीत दिखाई देता है। वस्तुतः मार्क्सवादी चिंतन विश्व में सर्वहारा क्रांति की बात करता है। इसलिए ट्राटस्की ने स्टालिन को समाजवाद के साथ विश्वासघात करने वाला कहा। अंततः इस विवाद में स्टालिन की जीत हुई और देश में समाजवादी लागू करने की नीति अपनाई गई। स्टालिन के साथ ही रूस में दूसरी क्रांति हो गई, अर्थात ऊपर से समाजवाद लागू किया गया। अब समस्त गतिविधियां राज्य के नियंत्रण में लाई गई। जनसंपर्क और संचार के साधन पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखे गए। बलपूर्वक कृषि का समूहीकरण किया गया और मशीनीकरण पर बल देते हुए उत्पादन और वितरण के साधन पर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित हुआ। 1925 में योजना आयोग की स्थापना की गई और सोवियत संघ का योजनाबद्ध विकास करने के लिए स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इसके तहत कृषि और उद्योग के क्षेत्र में मशीनीकरण पर बल दिया गया। अस्त्र शस्त्र एवं यातायात के तीव्र साधनों के विकास पर बल दिया गया। इस तरह रूस को आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाकर उसे सैनिक दृष्टि से सक्षम बनाया गया। स्टालिन ने समाज में निरक्षरता समाप्त करने की बात कही और कहा कि बौद्धिक क्रांति के बिना समाजवादी शासन व्यवस्था संभव नहीं है। इसी क्रम में उसने वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। यही वजह है कि रूस ने 1941 तक 90% तक साक्षरता मौजूद थी। रूस की यह आर्थिक विकास नागरिक अधिकारों की कीमत पर हुआ। स्टालिन के काल में जनता को त्याग और बलिदान करना पड़ा। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, मार्क्स के चिंतन के आधार पर सर्वहारा क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होनी चाहिए थी, किंतु ये रूस में भी। इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो अब हम जानेंगे ये कथन का परीक्षण क्या है, मार्क्स का चिंतन क्या था। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज में सदैव शोषक और शोषित दो वर्ग होते हैं। पूंजीवादी औद्योगिक समाज में शोषण चरम पर होता है, अतः शोषक शोषित संबंध अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति में होंगे। ऐसे में शोषित सर्वहारा चेतना में होकर एकजुट होकर शोषक पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति कर समाजवादी शासन की स्थापना करेगा। इस चिंतन के आधार पर तो सर्वहारा क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होनी चाहिए थी, और क्योंकि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी, और वहाँ पूंजीपति और श्रमिक वर्ग मौजूद था जिसके बीच शोषक शोषित संबंध है, किंतु फिर भी सर्वहारा क्रांति इंग्लैंड में नहीं हुई। तो इसके क्या कारण थे? सर्वहारा क्रांति इंग्लैंड में क्यों नहीं हुई, ये जानेंगे। औद्योगिक पूंजीवादी देश इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद था, जहां संसदीय शासन प्रणाली के तहत नागरिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी। मजदूरों को संगठन बनाने और उन्हें मांग रखने का पूरा अधिकार था। अतः इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन, मजदूर आंदोलन जैसे कहते हैं, के माध्यम से मजदूरों ने अपनी मांगें प्रस्तुत की। सरकार ने समय समय पर सुधारों के माध्यम से उनके लिए कानून बनाए। वहाँ काम के घंटे निर्धारित थे, उन्हें बीमा, चिकित्सा, अवकाश की सुविधा कानूनी तरीके से प्रदान की गई और उन्हें मताधिकार भी दिया गया। साथ ही इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने अपने विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य से प्राप्त मुनाफे का एक अंश मजदूरों का बीमा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर खर्च करके उनके असंतोष को संचित होने का अवसर ही नहीं दिया। इसलिए वहाँ सर्वहारा क्रांति नहीं हुई। तो ये पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे, इसमें डिटेल में अलग से नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका भी समय जाएगा, ठीक है। रूस की सर्वहारा क्रांति क्यों हुई? अब रूस में क्यों हुई सर्वहारा क्रांति, ये हम जानेंगे। रूस एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश था, जहाँ औद्योगिकीकरण सीमित था। यहाँ किसान एवं मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। वस्तुतः दैवीय सिद्धांतों पर आधारित निरंकुश राजतंत्र ने नागरिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी, तो दूसरी तरफ सामंत, कुलीन एवं पादरियों द्वारा किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा था। ऐसी स्थिति में रूस में समाजवादी विचारधारा किसानों और मजदूरों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर उन्हें क्रांति के लिए तैयार करने में सफल रही। इसी क्रम में प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों और सैनिक पराजय ने जन असंतोष को उग्र कर दिया। इस तरह निरंकुश राजतंत्र और शोषण के विरुद्ध रूस में सर्वहारा क्रांति हुई। अब हम जानेंगे फ्रांस और रूस की क्रांति में क्या तुलना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे असमानता। फ्रांस की क्रांति में जन साधारण असंतुष्ट होकर राजतंत्र का अंत तो करता है, किंतु वह समानता स्थापित नहीं होती है, बल्कि शासन का मध्यम वर्गीय स्वरूप दिखाई देता है। इस दृष्टि से फ्रांस की क्रांति अधूरी थी। वस्तुतः स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ फ्रांस की क्रांति हुई और निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया गया।
किंतु संपत्ति की अवधारणा बनी रही, फलतः शोषक शोषित संबंध बने रहे। जबकि रूस की क्रांति ने सर्वहारा का शासन स्थापित किया और वहाँ उत्पादन के साधन और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ और एक साम्यवादी वर्गविहीन समाज की स्थापना हुई, जहाँ धार्मिक संस्थाएं एवं वर्गों का अंत कर दिया गया। इसी तरह रूस की क्रांति मार्क्सवादी विचारधारा से संचालित हुई और लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों पर चलते हुए क्रांति का नेतृत्व किया। इस दृष्टि से रूस की क्रांति में विचारकों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि फ्रांस की क्रांति में विचारकों की भूमिका अप्रत्यक्ष दिखाई देती है। इस तरह फ्रांस की क्रांति की तुलना में रूस की क्रांति सुनियोजित दिखाई देती है। रूस की समाजवादी क्रांति की सफलता ने विश्व को गहरे स्तर पर प्रभावित किया और वैचारिक आधार विश्व को पूंजीवादी और साम्यवाद के बीच बांट दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध का आधार बने। इस दृष्टि से रूस की क्रांति का आधार वैश्विक दिखाई पड़ता है। फ्रांस की क्रांति ने जहां राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया, वहीं रूस की क्रांति ने विश्व में सर्वहारा शासन की स्थापना की बात की। इस दृष्टि से रूस की क्रांति अंतर्राष्ट्रवाद की भावना से युक्त दिखाई देती है। कुल मिलाकर 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति के सम्मुख यूरोप में जो प्रश्न खड़े किए थे, उनमें से अनेक प्रश्नों के उत्तर फ्रांस की क्रांति ने नहीं दिए, जैसे कि शोषण से मुक्ति, समाजवादी राज्य की स्थापना। इस तरह फ्रांस की क्रांति अधूरी थी और उन प्रश्नों का उत्तर 20वीं सदी में रूस की क्रांति ने दिया। तो ये इस तरह से रूस की क्रांति पूरी कंप्लीट होती है। अब हम जानेंगे आगे कुछ छोटे मुद्दे, वो हम कल देखेंगे, जिसमें आएगा नाजीवाद और फासीवाद। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।